हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नवनीत सर क्लासेस में। अभी तक हम लोग हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन सीरीजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन सीरीज 8 को हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार बंद कर दिया था? विच हायर परचेज एक्ट स्टॉप्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ चाइना? अब वो क्या 1793 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1853 का चार्टर एक्ट था? देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद से चार्टर एक्ट आना शुरू हो गए। कंपनी को व्यापारिक क्षेत्र में उसकी शक्तियों को कम करने की शुरुआत जो हुई थी वो 1813 से ही आरंभ हो गई थी, परंतु 1813 में कुछ चीजों में इसके व्यापार को छोड़ दिया गया था, जैसे चाय के व्यापार हो गया और चीन का व्यापार हो गया। 1813 में इस व्यापार को रख दिया गया, परंतु 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापार होता था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब कंपनी का जो कॉमर्शियल राइट्स था उसको समाप्त कर दिया गया, कंपनी का जो वाणिज्यिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। जब कंपनी का वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तो उसके साथ साथ इसका चाइना के साथ भी व्यापार क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो 1833 में चाइना के साथ व्यापार इसका समाप्त हो गया था। अब 1813 में क्या हुआ था, सारे अन्य व्यापार इसके बंद कर दिए गए थे, परंतु दो जगह पर इसका व्यापार रखा गया था, एक था चाइना का और दूसरा था चाय का। चाइना और चाय दोनों के व्यापार 1813 में सुरक्षित किए गए थे, परंतु इसको 1833 के चार्टर एक्ट में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन 107, इसमें क्या है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ लिखा हुआ है पुर्तगाली राज्यपाल, पोर्तुगीज गवर्नर, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उनके अचीवमेंट्स या फिर उनके उपलब्धियां। तो इसमें नंबरिंग नहीं की हुई है, मैं कर देता हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है आपका 4। ठीक है। तो पहला क्या है, पुर्तगाली गवर्नर में क्या क्या दे रखा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा, मार्टिन अल्फेंजो डिसूजा। अब उपलब्धियां क्या है, अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा दी। दूसरा है ब्लू वाटर नीति अपनाई। तीसरा है पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया। प्रसिद्ध जेसुआइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ लेकर के आया था। तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की अगर आप बात करते हैं तो इसने अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर ब्लू वाटर नीति अपनाया था। तो इसका हो गया ए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वह जो अपने साथी थे, जो अपने पुर्तगाली जो उसके साथ में आए थे यहाँ पर, उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरणा दिया था और उनके साथ मतलब विवाह करके अपने आप को यहाँ पर सेटल करने के लिए बोला था। तो बी हो गया पहला, इसका हो गया बी। नीनो दी कुन्हा, ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी 1530 में। ठीक है, नीनो दी कुन्हा। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बाबू, सी हो गया ये। और मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा जो था वो प्रसिद्ध जेसुआइट संत फ्रांसिस्को जेवियर के साथ भारत आया था, ये व्यक्ति अपने भारत आया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपका, ए का दूसरा, ए का दूसरा तो पहला, और ये तो वैसे ही हट गए। फिर बी का पहला, बी का पहला, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी इसमें से ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ पुर्तगीज? देखिए, शुरुआत में जो इसकी राजधानी रही थी वो रही थी कोचीन। पुर्तगालियों की जो शुरुआती राजधानी थी वो थी कोचीन। 1530 में अभी जो मैंने आपको बताया, नीनू दी कुन्हा ने नीनो दी कुन्हा ने ये राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, गोवा। ये कहाँ शिफ्ट कर दी थी बाबू, गोवा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, भारत में जो अगर आप विदेशी कंपनी की बात करते हो तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, वास्को डी गामा। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, और सबसे आखिरी में भी जाने वाले कौन थे, वो थे आपके पुर्तगाली ही। सबसे पहले आए, सबसे पहले आए। और अगर मैं वास्को डी गामा की बात करता हूं तो 1498 में ही ये भारत में आ गया था।
और सबसे आखिरी में गए 1961 में। कहाँ से? गोवा, दमन और दीव। दमन और दीव जो आज आप देखते हो यहाँ पर, पहले 1961 तक किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का था। सबसे पहले भारत में आते हैं, सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही जाते हैं। अच्छा, पुर्तगालियों के पहले कौन गया था? फ्रांसीसी चले गए थे 1954 में। उससे पहले 1947 में कौन चला गया था? अंग्रेज चले गए थे। ठीक है बात। अब देखिए, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। जाने का क्रम देखेंगे तो पहले अंग्रेज जाते हैं, फिर फ्रांसीसी जाते हैं, और आखिरी में कौन जाता है? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और आखिरी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गोवा और दमन और दीव। गोवा इनकी कैपिटल थी। और गोवा में कब से बने हुए थे? 1530 से बने हुए थे। और इसको राजधानी किसने बनाया था? नीनो दी कुन्हा ने बनाया था। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 109। उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर बृहद रोमन समझौता और रोमन फैक्ट्री खोजा गया था। आइडेंटिफाई द हार्बर वेयर अ लार्ज रोमन सेटलमेंट एंड रोमन फैक्ट्री वाज डिस्कवर्ड। वो कौन सा भारत का ऐसा बंदरगाह है जहां से रोमन की चीजों का साक्ष्य मिलता है, प्लस ये माना जाता है यहाँ पर रोमन के साथ व्यापार होता था, व्यापार के साथ साथ रोमन आकर के यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियां भी स्टैब्लिश कर सकते थे जहां पर कुछ चीजों का ये निर्माण करते थे। वो जगह है बाबू अराइकमेडू। कौन सी जगह है बाबू? अराइकमेडू। अराइकमेडू अगर आप बात करते हैं तो अराइकमेडू है कहां पर? तो ये है तत्कालीन तत्कालीन पुदुचेरी में है बाबू। पुदुचेरी में है, तत्कालीन पुदुचेरी में स्थित है। और यहां से साक्ष्य मिले हैं सिक्कों के, जो रोमन के सिक्के थे उनके साक्ष्य मिले हैं। क्वाइंस मिला है। न्यूमिस्मेटिक्स में इसका जब आपका मुद्रा शास्त्र किया गया तो पता चला ये रोमन साम्राज्य का है, प्लस कुछ उस समय के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है बात। कुछ ये सारी चीजें यहाँ से अराइकमेडू से मिली है जो रोमन सेटलमेंट का अवशेष दिखाती हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 110। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बाबू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये उत्तराखंड के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, एमपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के भी हैं, मतलब जितने भी राज्य में हैं, जहां जहां पर भी पेपर होता है, चाहे वो पीजीटी लेवल का हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चर का हो, चाहे कोई स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन का हो, चाहे पीसीएस लेवल का हो, वहां के प्रोविंशियल सर्विस कमीशन का हो, चाहे वहां के सबॉर्डिनेट कमीशन का पेपर हो, सबका यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। समझो, मतलब ये मिक्स है। मतलब ये मान के चलिए अगर आपने ये सारे सीरीजेस को कायदे से देख लिया, कहीं से भी इतिहास का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इतना भरोसा करके आप मेरे साथ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 की अगर आप बात करते हो तो यह जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था बाबू, तो वहां से मैंने इसको उठाया है। अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था? विच बैटल वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर एंड कॉलोनिस्ट ऑन 17 जून 1775? अब चाहे आप कॉनकॉर्ड और लेगिंस्टन वॉर की बात करते हैं, बंकर हिल की बात करते हैं, चार्ल्सटन वॉर की बात करते हैं, सरगोटा वॉर की बात करते हैं, ये जितने भी वॉर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सब जुड़े हुए अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। तो एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कॉनकॉर्ड और लैंकेस्टन वॉर की अगर आप बात करते हो तो ये घटित हुआ था अप्रैल 1975, लेकिन हमसे कौन से डेट का पूछ रहा है? 17 जून 1775 को जो लड़ा गया था। चार्ल्सटन वॉर की अगर आप बात करते हो तो ये लड़ा गया था मार्च 29 और मई 12 1780 के बीच लड़ा गया था चार्ल्सटन वॉर। सरगोटा की अगर आप बात करते हैं तो यह सितंबर 19 से लेकर के अक्टूबर 7 1970 सॉरी 1777 तक लड़ा गया था। 19 निकल रहा है, 1777 तक लड़ा गया था। अब इसका जो सही जवाब है वो है बंकर हिल वॉल। जो आप बॉस्टन टी पार्टी या बॉस्टन सीज के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उसके विरोध में जो वॉर लड़ा गया था वो बंकर हिल वॉर था। इसमें 13 कॉलोनीज जो थी ब्रिटेन की वो सब मिल करके ब्रिटेन के खिलाफ, जो आपके यूनाइटेड किंगडम की जो सोल्जर्स थे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। परंतु इस बंकर हिल में जो अमेरिकन जो सेना थी वो हार गई थी। बंकर हिल में जो थी वो अमेरिकन सेना हार गई थी, परंतु एक नींव रख दिया था उसने कि हम अब आजादी ले लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, या फिर जो भी आपकी यूनाइटेड किंगडम की सरकार थी। तो ये लड़ा गया था 17 जून 1775 में। तो
अब कॉनकॉर्ड या लैंगिस्टन वॉर हो, बंकर हिल वॉर हो, चार्ल्सटन वॉर हो, सरगोटा वॉर हो, ये सब जुड़ा हुआ है किससे? अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। लेकिन अब सबकी डेट भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। यहाँ पर जो आपको डेट का पूछा गया था वो है 17 जून 1755 में। ये बंकर हिल वॉर है। और ये प्रारंभिक निर्णायक लड़ाइयों में से एक है जो कि बॉस्टन सीज के विरोध में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। अब यहां से आपका मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। लाख बख्श की पदवी किसने ली थी? तो लाख बख्श की पदवी या फिर लाखों का दान देने वाले की पदवी जो लिया था वो लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया था। इसके अन्य कुछ और पदवियां हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूं। एक पदवी है कुरान खान की। कुरान खान मतलब जिसको कुरान का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छा ज्ञान हो उसको। फिर उसके बाद इसने एक उपाधि ली थी हातिम द्वितीय की, ये पेपर में आ चुका है बाबू। हातिम द्वितीय, ये यूपी के किसी पेपर में पूछा था कि हातिम द्वितीय की उपाधि लेने वाला वो कौन सा सुल्तान है, तो वह है आपका ऐबक। जो चाहे कुरान खान बोले, हातिम द्वितीय बोले या फिर लाक्ष बख्श बोले, ये सब किसकी उपाधियां हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और एक और उपाधि है, उसका नाम है पील बख। पील बख। पील बक, ये भी एक उपाधि है किसकी? ऐबक की। तो अभी तक पील बक तो नहीं पूछा गया है, परंतु हाँ कुरान खान पूछा है, हातिम द्वितीय पूछा है और लाख बख्श पूछा है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां हैं। और पील बक भी पूछा जा सकता है आगे, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, पील बक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति का आरंभ किया था? अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ इक्ता। इक्ता जो है बाबू एक अरबी टर्म है। अरबी शब्द है। इक्ता कैसा टर्म है? अरबी टर्म है जिसका मतलब होता है भूमि। अगर हिंदी में इसका अगर आप अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? भूमि। ठीक है, तो एकता पद्धति की जो शुरुआत करने वाला था वो था इल्तुतमिश। वो क्या था? इल्तुतमिश। जो भी उसके नीचे जैसे चहलगानों की शुरुआत की थी, चहलगानों के लिए जमीन का अलॉटमेंट किया था, प्लस जो भी इसके समय में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे उन लोगों को सैलरी की जगह पर इसने भूमि प्रदान किया था, और उसको बोला जाता था इक्ता। क्या बोला जाता है बेटा? इक्ता। और इस इक्ते का जो ये इक्ता का जो रेगुलेशन होता था उसको मुक्ता बोला जाता था बाबू। जो इस पूरे इक्ते का जो भी सरकारी जमीन होती थी जो दूसरे को अलॉट किया जाता था वो किस अधिकारी के नेतृत्व में किया जाता था? वो अधिकारी था मुक्ता। इक्ता मुक्ता, इक्ता मुक्ता। इक्ता भूमि है, मुक्ता अधिकारी है जो अलॉटमेंट को देखता था। और ये सब शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, एकता पद्धति की, चहलगानी पद्धति की अगर आप बात करते हो, ये सब इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ठीक है बात। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113। दक्षिण भारत का एक राज्य जिसने अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, साउथ इंडिया का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? एनलाइटमेंट ऑफ अलाउद्दीन को स्वीकार नहीं किया था, नॉट एक्सेप्ट। तो अगर आप देवगिरी की बात करते हो, तेलंगाना की बात करते हो, होयसल की अगर आप बात करते हो, तो इन सब पर आक्रमण किया था हजार दिनारी ने, जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर ने इस पर अटैक किया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसको मिला लिया था। फिर ये जो देवगिरी वाला जो क्षेत्र था वो अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसको अलग कर लेता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का जब बेटा आता है तो पूरी तरीके से देवगिरी को दिल्ली के सल्तनत में मिला लेता है। तो देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, इन सब ने स्वीकार कर लिया था अलाउद्दीन की प्रभुत्ता को, परंतु ये जो पांड्य है, पांड्य ने इसे स्वीकार नहीं किया था। पांड्य ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तो ये इसका सही जवाब है, पांड्य दक्षिण भारत का वह राज्य था जिसने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? देखो, खुद को खलीफा बोलने वाला अलाउद्दीन का बेटा था, लेकिन खुद को खलीफा ही बोल दिया था उसने अलाउद्दीन के बेटे ने। परंतु वो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है किसने खलीफा के पद को स्वीकार नहीं किया था, तो उसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी खलीफा के पद को स्वीकार नहीं किया, बस नाम मात्र के लिए उससे उन्होंने क्या किया था? खिल्लत ले लिया था सिर्फ नाम मात्र का, लेकिन कभी भी खलीफा के अधिकार को नहीं माना था। अलाउद्दीन खिलजी और इनका बेटा, ये पहला है। ये पहला, ये भी याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है वो पहला कौन सा सुल्तान है जिसने खलीफा की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद दूसरा इसका खुद का बेटा आता है, वो अपने आप को ही खलीफा डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। अब देखिए, दिल्ली सुल्तानों का सही कालक्रम अनुसार अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? ये जितने भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हो ये सब गुलाम वंश से हैं, मामलुक वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मामलुक वंश से, गुलाम वंश से, इलबरी वंश से, ये सारे नाम जुड़े हुए हैं। तो पहले देखते हैं रजिया। रजिया सुल्तान की अगर आप बात करते हो तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान का जो कार्य समय है वो है 1236 से लेकर के 1240 तक। ये है रजिया सुल्तान का काल।
दूसरा क्या है, नसरुद्दीन महमूद, ये मैंने आपको बताया था, ये बलबन का दामाद था। ये टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। इसने आज तक कभी भी राज के खजाने से कोई भी पैसा नहीं लिया था। टोपी बेच करके, जो मुस्लिम टोपी होती है उसको बेच करके उसको सिलता था, उसको बना करके उसको बेचता था, उससे जो पैसा मिलता था उससे उसका जीवन यापन होता था। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था नसरुद्दीन महमूद। अब आप लोग ऑप्शन जो इससे पहले वाला सीरीज देखा है वो मुझे बताएगा, नसरुद्दीन महमूद के समय में एक लेखक मैंने बताया था आपको, राइटर बताया था, उस राइटर का नाम प्लस उसकी जो लिखी हुई किताब है उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। जो इससे पहले वाले सीरीज में मैंने करवाया है, नसरुद्दीन महमूद के समय के हैं और इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, ये आप कमेंट में बताइएगा। नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद का अगर आप समय देखेंगे तो ये 1246 से लेकर के 1265 तक चलता है, 1246 से लेकर के 1265। अब उसके बाद आते हैं बलबन। अगर आप बलबन की बात करते हैं तो बलबन का जो समय है इसी के मृत्यु के बाद चलता है, क्योंकि बलबन का ही दामाद था, इसकी मृत्यु होती तो बलबन गद्दी पर आता है। 1265 से लेकर के 1287 तक चलता है। बलबन का जो समय है वो 1265 से लेकर के 1287 तक है। ठीक है बात। उसके बाद आता है कैकुकाबाद। कैकुकाबाद कैकुकाबाद ठीक है, इसका जो समय है ज्यादा लंबा नहीं है, 1287 से लेकर के 1290, और यहीं पर गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है बात, कैकुकाबाद। उसके बाद ऐबक। ऐबक सबसे पहले थे। ठीक बात, गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने ही की थी। 1206 मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली वाला क्षेत्र ऐबक को मिला था। 1206 से लेकर के 1210 तक ऐबक का समय चला। उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ऐबक के बाद इनका गुलाम तथा इनका दामाद था इल्तुतमिश, वो बैठता है गद्दी पर 1210 से लेकर के 1236 तक। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आया, ऐबक। उसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश। उसके बाद कौन आया, रजिया। उसके बाद कौन आया, नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद कौन आता है, बलबन। और उसके बाद कौन आता है, कैकुकाबाद। तो इस ऐसे 5 6 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 1 2 3 4, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 5 6 1 2 3 4। ठीक है बात। इस तरह से अभी तो गुलाम वंश का है, उसी तरीके से मैं आप लोगों को खिलजी वंश का करवाऊंगा, फिर तुगलक वंश का करवाऊंगा, फिर लोधी वंश का करवाऊंगा, फिर उसके बाद मुगल की हम पहुंच जाएंगे। बीच में ही आपका सैयद वंश भी आता है, उसकी बात हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, नवपाषाण काल की, अब यहां से आपका एशियन हिस्ट्री शुरू हो गया। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन या फिर कृषि। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री की अगर आप बात करते हो तो इसकी जो शुरुआत होती है वो मध्य पाषाण के आखिरी चरण में होती है। ठीक है, अगर मध्य पाषाण के आखिरी चरण में हो रही है तो इसका पूरी तरीके से प्रभुत्व देखोगे तो कहां पर मिलेगा आपको, नियोलिथिक पीरियड मिलेगा। और कृषि की शुरुआत ही कहां पर हुई थी, आपके नवपाषाण काल में हुई थी। तो ये दोनों है इसके सही जवाब। नियोलिथिक पीरियड की जो विशेषताएं हैं वो दोनों है, एनिमल हस्बेंड्री भी है और एग्रीकल्चर भी है। ठीक है बात, बोथ ए एंड बी, ये इसका बिल्कुल सही है। अगर एनिमल हस्बेंड्री की आप बात करते हो तो मध्य पाषाण काल में जो इसके अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद में है, करवा चुका हूं इसको। दूसरा कहां पर मिला है, बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान में है। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर आप बात करते हो तो गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान मेहरगढ़ से मिलता है। अगर आप चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हो तो संत कबीर नगर यूपी में स्थित है, लहुरा देवा, वहां से मिलता है। और ये भारत का सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, 8000 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक का कृषि का साक्ष्य यहां से मिला है, चावल का। ठीक है, तो ये कृषि से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मैं दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा हूं बाबू क्योंकि इसके पहले वाले में करवा चुका हूं इसे मैं। ठीक है, फालतू का समय जाएगा। जिसने नहीं देखा पिछले पिछले सीरीजेस को देखते हुए आगे आएगा, ज्यादा लंबी नहीं है, आधे आधे घंटे की है। अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 2 करके भी देखोगे तब भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए बाबू, ये जो निष्क है ना, निष्क वैदिक काल का गले का आभूषण था बाबू। गले का आभूषण था, गले का आभूषण था। तो ये विद्वानों द्वारा माना हुआ है, लेकिन कई विद्वान ये कहते हैं कि निष्क जो है वो सोने के बदले में निष्क का प्रयोग करते थे। तो बार्टर सिस्टम जानते हो ना, सामान के बदले सामान वाले में, तो निष्क एज ए वहां पर पैसे के रूप में भी वो लोग मान लेते हैं। परंतु निष्क अगर आप देखोगे तो वह एक ऑर्नामेंट्स था, वह एक ज्वेलरी थी, वो गले का एक आभूषण था। लेकिन भारत में जो सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं ना, ओल्डेस्ट कॉइन जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट मिले हैं, वो मिले हैं पंचमार्क कॉइन। कौन से मिले हैं बाबू, पंचमार्क कॉइन, या फिर इसको आहाज सिक्के बोले जाते हैं। आहाज सिक्के कैसे बनाए जाते थे, ठप्पा मार करके बनाया जाता था। जैसे मान लो मैंने कोई यहां पर ले लिया, इसको गीली गीली मिट्टी ले ली मैंने, अब इस पर किसी भी आकृति मैंने बना करके इस पर मैंने ठप्पा मार दिया, इस पर मैंने क्या मार दिया बाबू, ठप्पा मार दिया, तो ये आकृति इस पर बन गई।
ठीक है बात, तो इसको बोलते हैं पंचमार्क या फिर आहात मुद्रा बोला जाता है। ठीक है। भारत के सबसे पुराने सिक्के अगर पूछे जाएंगे तो पंचमार्क या फिर आहात सिक्के मिलेंगे। पंचमार्क बनाने की जो सबसे पहली जो आपको मिला है, सबसे पहला जो अवशेष मिला है वो मिला है तक्षशिला से बाबू। तक्षशिला कहां पर है? इस समय पाकिस्तान में है। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पंचमार्क कॉइन मिले हुए हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने क्लास में बताया हुआ है, जो सोर्सेज वाला है, ऐप पर क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री की, वहां पर मैंने पंचमार्क कॉइन्स के बारे में बहुत डिटेल में वहां पर चर्चा की है। कहां पर मिले हैं, किसके समय से शुरू हुए थे, किसके समय पर ये केंद्रीय नियंत्रण में आ गए थे, सिक्कों का विकास कैसे होता है, वो सब मैंने वहां पर समझाया है। तो पंचमार्क सिक्कों के बारे में इतनी जानकारी यहाँ पर काफी है। ठीक है। बाकी आप वहां पर बैच परचेज कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा ऐप पर जाकर के। भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सही कालानुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग कॉपर स्टोन कल्चर इन इंडिया? कैथा है, आहार है, मालवा है और जोरवे है। कैथा की अगर आप बात करते हैं तो यह पड़ता है एमपी में। एमपी में कहां पर? उज्जैन में। एमपी उज्जैन। उज्जैन में महाकालेश्वर जी का जहां मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, उज्जैन में। आहार की अगर आप बात करते हैं तो यह है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान में। मालवा एमपी में ही है। मालवा कहां पर है? एमपी में। अगर जोरवे की आप बात करते हैं तो ये है अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में। ये जितने भी आपको साइट्स मैंने बताया ये सब चैल्कोलिथिक पीरियड के ताम्र पाषाणिक काल है। चैल्कोलिथिक पीरियड या फिर ताम्र पाषाणिक काल है। तो इनका जो सीक्वेंस पूछा गया है कैसे कैसे ये आए थे, सबसे पुराना और सबसे नया से अगर पूछेंगे तो ये सीक्वेंस में ही लगा हुआ है बाबू। कैथा, आहार, मालवा और जोरवे। तो एक दो तीन चार इसका सही जवाब है पहला वाला। एक दो तीन चार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन इतने ज्यादा दे रखे हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ही बना दिए रहते, सीधी सी बात है। कॉम्बिनेशन ही बना रहे हैं बैठकर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेले पड़े हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीहिस्टोरिक साइट ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू कॉपर? और ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन में आया हुआ था, छत्तीसगढ़ का पेपर है ये, छत्तीसगढ़ में पूछा गया है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीहिस्टोरिक साइट ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू कॉपर स्टोन एज? ठीक है। अब देखो, तिलवाड़ा है, बूढ़ा पुष्कर है, बलाथल है और बागौर है। इसमें से कौन सा चैल्कोलिथिक पीरियड का है, कॉपर स्टोन वाला है? तो तिलवाड़ा भी है, बूढ़ा पुष्कर भी है, बागौर, ये सब आपके कहां पर है? राजस्थान में है। परंतु 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 ये बूढ़ा पुष्कर की अगर आप बात करोगे तो स्टोन एज से जुड़ा हुआ है। बागौर की बात करोगे तो ये मेसोलिथिक एज से जुड़ा हुआ है। तिलवाड़ा भी आपके स्टोन एज से जुड़ा हुआ है, परंतु चैल्कोलिथिक एज से जुड़ा हुआ है वो है बलाथल। क्या है बाबू? बलाथल है। मैं बता देता हूँ राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि आपके चैल्कोलिथिक पीरियड से जुड़े हुए हैं, कॉपर स्टोन एज से जुड़े हुए हैं। वो है आहाड़, आहाड़, गिलुंद, गिलुंद, मरमी और बलाथल। ये सब राजस्थान के साइट है चैल्कोलिथिक, बलाथल। और अगर इनके साइट को पूछोगे ना तो ये बनास नदी के किनारे पड़ते हैं। ये सब किस नदी के किनारे हैं? बनास नदी के किनारे। बनास नदी किसकी सहायिका है? चंबल की सहायिका है। तो बनास नदी के किनारे ये पड़ते हैं। ठीक है, बनास नदी के क्षेत्र में। या फिर इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं या फिर आहार संस्कृति भी बोलते हैं। बनास संस्कृति बोलो या फिर आहार संस्कृति बोलो, राजस्थान में है। और यह एक चैल्कोलिथिक पीरियड को दिखाता है, कॉपर स्टोन एज को दिखाता है, ताम्र पाषाणिक काल को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागौर साइट। बागौर साइट के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे बाबू। ये राजस्थान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इससे विशुद्ध मध्य पाषाणिक प्राक भांड। प्राक भांड का मतलब होता है प्रोटो आपके वेयर्स होते हैं, जो आपके बर्तन होते हैं। प्राक भांड चरण के होने का हमारे पास प्रमाण 5365 से लेकर के 3775 ईसा पूर्व की अवधि का कार्बन तिथियां है। अब देखो बाबू, ऐसे डेट तो याद रहेंगे नहीं, लेकिन जब कोई एग्जैक्ट इस तरह से डेट दे देता है ना तो ये मोटा मोटा होता है कि बिल्कुल सही ही है। समझ में आई बात? जब कोई इस तरह के एग्जैक्ट डेट अगर ऑप्शन में आपके सामने आते हैं ना तो ये मान करके चला करो कि ये बिल्कुल सही ही बोलेगा। मतलब ये होता है कि 95% चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल सही हो जाए, तो आप मार सकते हो उसको टिक। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। इससे प्रारंभ में कृषि के संबंधी चिन्ह पाए गए? नहीं, बागौर से कृषि के चिन्ह नहीं पाए गए हैं। बागौर से एनिमल हस्बेंड्री के, पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये आंसर क्या होगा? ये गलत होगा। इसमें भेड़, बकरी और सुअर के करीब 5000 ईसा पूर्व के पालतू होने के पालन किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही नहीं पूछा। कृषि के साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़, कोल्डिहवा, लहुरा देवा, या फिर अगर आप सोन नदी घाटी की तरफ आ जाते हो, बेलन नदी घाटी की तरफ आ जाते हो, वहां पर खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये इसका सही जवाब हो गया, ये सही नहीं है।
इसके साथ आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए मैं कुछ और सारी चीजें बागोर के बारे में बता देता हूं। इसका उत्खनन वी एन मिश्रा ने किया था। वी एन मिश्रा ने किया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, वी एन मिश्रा ने किया था। 1968 से लेकर के 1970 के बीच में इसका उत्खनन हुआ था। और ये भारत का, बागौर जो है भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तथा पहला पशुपालन के लिए सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक या फिर मेसोलिथिक जिसको बोला जाता है, मध्य पाषाणिक या फिर मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड है। अब बागौर से किन किन समय के हमें साक्ष्य मिलते हैं? मेसोलिथिक का मिलता है, मेसोलिथिक का मिलता है, आयरन एज का मिलता है। मेसोलिथिक का मिलता है, आयरन एज के, इन सब के साक्ष्य यहाँ पर मिल जाते हैं। इतना दिमाग में रखिएगा बागौर के लिए काफी। बागौर कहाँ पर? राजस्थान में। उत्खनन किसने करवाया था? बी एन मिश्र ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल अगर पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट पूछा जाए तो बागौर राजस्थान में हो जाता है। और बाकी ये सारी चीजें तो आपको दिमाग में रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं इस लेक्चर का अंत करता हूं। अगर आप ये लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है तो और मेहनत करने का मन करता है, और ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आने का मन करता है, और अच्छे से समझाने का मन करता है। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयरिंग जो होता है वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।